नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम के लिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का वन शॉट वीडियो मैं लेकर आया हूं। आज के इस क्लास में भी हम पूरे फिजिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी द मैथ्स इंस्टीट्यूट के एस्पायरेंट्स हैं। कंप्लीट फिजिक्स इस एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन अगर आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ना है तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस भी ऑलरेडी देख सकते हैं। इससे पहले बायोलॉजी केमिस्ट्री का ऑलरेडी वन शॉट आपके लिए चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। बहुत ही शानदार यह वन शॉट रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आप देखिएगा, यहीं से आपको देखने को मिलेगा भाई। तो चलो पहला चैप्टर जो है लाइट यानी ऑप्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचर ऑफ लाइट की। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन और ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहलाती है भाई। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है याद रखिएगा। मैक्सिमम स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम में होती है। जैसे ही यह किसी मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है भाई, लेकिन वैक्यूम में कितनी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इतनी मीटर यह एक सेकंड में चल जाती है भाई। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ल्यूमिनस एंड इल्यूमिनस दो सोर्स होते हैं हमारे पास। ल्यूमिनस ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन हमारे पास हो गया, हमारे पास स्टार हो गए जिनकी खुद की अपनी लाइट है। और जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी और की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस भाई। जैसे मून हो गए और अदर प्लैनेट हमारे हो गए जो सन की लाइट से जो है चमकते हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलो भाई। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक, 3 टाइप के सरफेस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक भाई। ट्रांसपेरेंट इट अलो ऑल लाइट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनसे पूरी की पूरी लाइट यहाँ से वहाँ क्रॉस कर सकती है। जैसे बिल्कुल क्लियर ग्लास आप बोल सकते हैं भाई, वो एक ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे वाटर कह सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन मैं साफ पानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसकुलेंट अलाउ पार्शियल लाइट। ट्रांसकुलेंट क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस जिनमें से कुछ लाइट यानी कि पार्शियली लाइट जो है आर पार जा सकती है। जैसे कोई प्लास्टिक सीट आपने देखी होगी, प्लास्टिक सीट भाई, तो इससे लाइट आर पार तो चली जाती है, लेकिन कुछ ही लाइट आर पार जाती है, कुछ लाइट यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। और ओपेक सरफेस भाई कैसे होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जो पूरी की पूरी लाइट को 100% लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके जैसे एग्जाम्पल वुड हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें ओपेक सब्सटेंस या ओपेक सरफेस भी कह सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट भी आप उसे कह सकते हैं। यानी कि ये पूरे के पूरे अपारदर्शी, ये पूरे के पूरे प्रकाश को रोक देते हैं भाई। और पारभासी दैट इज हमारा ट्रांसलूसेंट। ठीक है, और पारदर्शी दैट इज हमारा ट्रांसपेरेंट भाई। चलो भाई आगे देखेंगे, बात करेंगे शैडो फॉर्मेशन की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। शैडो रिसीव रिक्वायर लाइट सोर्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। भाई शैडो कैसे बनती है? आपने देखा होगा भाई, सन से लाइट आती है तो आपकी जो है बॉडी है वो एक ओपेक सब्सटेंस है या वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट जाएगी, लेकिन जहाँ पे आपकी बॉडी है वो आगे ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसके आगे का ब्लैक पोर्शन बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं भाई, ये हमारे पास ऑरेंज है। अगर मान लो यहाँ पे हम टॉर्च की लाइट अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनी? शैडो बनी। तो शैडो के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कि लाइट सोर्स चाहिए होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हम इस शैडो को देख सकते हैं। अब शैडो में बच्चों 2 पार्ट होते हैं, अम्ब्रा एंड पेनोम्ब्रा भाई। ये क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। प्रछाया एवं उपछाया। अम्ब्रा इज द डार्क सेंट्रल रीजन भाई, जो बिल्कुल काला रीजन है, ये वाला आप रीजन देखो भाई, ये जो बिल्कुल ब्लैक और बिल्कुल डार्क रीजन हमारा है ये अम्ब्रा कहलाता है। और पेनोम्ब्रा भाई, इस डार्क रीजन के बाहर एक हल्का सा डार्क रीजन होता है जो थोड़ा थोड़ा व्हाइटिश भी होता है। यानी ऐसा कह लो कि शैडो तो है लेकिन ब्लर वाली शैडो है, तो उसको पेनम्ब्रा भी कहते हैं, उसको उपछाया कहते हैं। ध्यान रखना भाई, प्रछाया एवं उपछाया। चले आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिन होल कैमरा की। इट फॉर्म एन इन्वर्टेड, ये ध्यान रखना, इन्वर्टेड रियल इमेज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई पिन होल कैमरा, और ऑलरेडी कंप्लीट लेक्चर भी इन एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर मैं ले चुका हूँ। तो अभी आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लेलिस्ट को विजिट करो। ठीक है, चैप्टर वाइज भी सभी क्लासेस को देखो, वहाँ पे थोड़ा और डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे वन शॉट है, सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है भाई। तो ये है पिन होल कैमरा। यहाँ पे एक हल्का सा होल है जिससे लाइट अंदर
अंदर जो है एंटर करती है और यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है उल्टी इमेज बनती है, ये भी याद रखना। तो इट फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, और इमेज क्या होगी बच्चों, रियल इमेज होगी, ये भी याद रखना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं भाई, जो प्लेन मिरर होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी इंसिडेंट लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ का जो एंगल थीटा है वो इस एंगल थीटा दूसरे के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई याद रखिएगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे होते हैं और एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है का इंसिडेंट होते हैं, ये भी याद रखना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, भाई ये सारे के सारे लाई करते हैं कहाँ पे, सेम प्लेन के ऊपर। आपतित, परावर्तित किरण एवं अभिलंब याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में भी लिखा गया है भाई, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। आगे चलो, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है भाई, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, सुनना ध्यान से। रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर ऑन ए स्मूथ सरफेस, जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, जैसे मिरर का भाई आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होती है बच्चों वो स्मूथ रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं। दूसरी होती है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अकर ऑन अ रफ सरफेस पे, जहाँ पे सरफेस बिल्कुल रफ है, जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो कोई फर्श है नीचे, लाइट वहाँ भी पड़ रही है, वहाँ से भी रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाती है ड्यू टू द रफनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस। भाई इसके हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। आपके सामने प्लेन मिरर पता है आपको कैसा होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इट फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। भाई तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। नंबर 1 वर्चुअल इमेज होगी, वह इमेज को किसी स्क्रीन के ऊपर हम नहीं ले सकते, मिरर के अंदर ही हमें अपनी इमेज देखेगी, दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। वो इरेक्ट इमेज होगी, यानी कि अगर मेरा सर ऊपर है तो मिरर में भी सर ऊपर देखेगा, पाँव नीचे है तो मिरर में पाँव नीचे देखेंगे। लिटरली इन्वर्टेड, हाँ भाई इन्वर्टेड होगी, मेरा लेफ्ट मिरर में राइट दिखेगा और मेरा राइट मिरर में मेरा लेफ्ट दिखेगा, ये याद रखना। एंड इमेज ऑफ द सेम साइज, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के सामने अगर आप रखो तो इमेज भी उतने ही साइज की बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेम डिस्टेंस पे बनती है। किस डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। बोलने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे ये हमारा मिरर है और ऑब्जेक्ट इसके सामने 4 मीटर के डिस्टेंस पे मान लो खड़ा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो मिरर के अंदर भी 4 डिस्टेंस के ऊपर ही बनेगी, ये भी याद रखना। और ये लेट इट विल बी 4 मीटर, देन जो डिस्टेंस होगा वो भी 4 मीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इस ऑब्जेक्ट से लेके इसकी इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, तो जल्दबाजी में 4 मीटर मत कर देना, 4 मीटर डिस्टेंस तो मिरर तक का और उसके अंदर 4 मीटर अगेन, तो ये टोटल डिस्टेंस 8 मीटर कहलाएगा, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है भाई। आगे चलो, लेटरल इन्वर्जन का मतलब द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर एज द राइट साइड इन द मिरर, वही भाई जो मैंने अभी आपको बताया पार्श्व परिवर्तन, कि हमारा उल्टा हाथ वहाँ पे सीधा दिखता है, मतलब लेफ्ट साइड राइट दिखती है और राइट साइड लेफ्ट दिखती है। चलें आगे भाई, देखते हैं और यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, भाई जब 2 मिरर आमने सामने रखे जाते हैं तो आपने कभी आप सैलून गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 मिरर हैं और वहाँ पे अंदर तक उन मिरर के अंदर आपको बहुत सारी इमेजेस दिखती जाती हैं भाई। तो इमेज फॉर्म्ड बाय एन इंक्लाइंड मिरर फार्मूला क्या है, 308/θ-1। लेकिन बड़ा ध्यान रखना, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 2 मिरर हमने रखे 60 डिग्री पे, 2 मिरर हमने कितने पे रखे, 60 डिग्री पे रखे। चलिए ऐसा ठीक है भाई 60 पे रखते हैं, तो आपका फार्मूला बनेगा 360/60, 0 से 0, 6 6 36 और 6 में से 1 गए, कितना है 5 इमेजेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कितनी इमेजेस मिलेगी आपको देखने को, 5 इमेजेस देखने को मिलेगी, ये याद रखना। पेरिस्कोप क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये है पेरिस्कोप, जहाँ पे 2 मिरर एक इस एंगल पे और एक इस एंगल पे देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे देख सकते हैं। तो 2 प्लेन मिरर का यूज़ होता है जो इनक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ किस पे, 45 डिग्री पे, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होती है। तो इसका यूज़ केस कहाँ पे भाई, सब मरीन में। भाई वो पानी के अंदर है लेकिन हमें बाहर देखना है, तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें 2 मिरर होते हैं, पेरिस्कोप इसको कहते हैं, और दोनों मिरर 45 डिग्री पे जो है रखे जाते हैं ताकि लाइट यहाँ से आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके
ये यहाँ पे पड़े और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर ये सीधी आंखों में जाए भाई। तो ये भी याद रखना, ये है पेरिस्कोप। और एक होता है हमारे पास कैल्डियोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इट क्रिएट सिमेट्रिकल पैटर्न यूजिंग 3 मिरर सेट एट 60 डिग्री सेल्सियस। ये आप देख सकते हैं भाई, एक जैसा हमारा प्रिज्म होता है उस तरीके के मिरर यहाँ पे जो है रखे जाते हैं। कार्डबोर्ड ट्यूब है, उसके अंदर इस तरीके से ये मिरर रखे जाते हैं, जो सभी के सभी मिरर 60 डिग्री एंगल पे रखे होते हैं। तो ये याद रखना, कैल्डियोस्कोप में 3 मिरर होते हैं, ठीक है। 3 मिरर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 60 डिग्री के ऊपर जो उनको प्लेस किया जाता है। तो ये होता है कैल्डियोस्कोप भाई। आगे चलो भाई, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे भाई, अगर बात मैं करूँ मिरर की, तो इस टाइप का मिरर पे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई इस तरीके को रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे आई रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ से आई इस तरीके, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होगी सारी की सारी लाइट, ये कहलाती है कनकेव मिरर, यानी कन्वर्जिंग इस तरीके का भाई। ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो इस तरीके का भाई, यहाँ वाला हिस्सा जो है, ये जो बाहर की तरफ उभरा है हिस्सा, ये हमारा कन्वर्जिंग माफी चाहूँगा डाइवर्जिंग मिरर होगा, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इस तरीके का मिरर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो इस तरीके का, यहाँ पे लाइट आएगी डाइवर्स करेगी, यहाँ पे लाइट आएगी डाइवर्स करेगी, यहाँ पे रे ऑफ लाइट आएगी वो डाइवर्स करेगी। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा। आगे चलो भाई, बात करेंगे कॉनकेव मिरर यूसेज के। कॉनकेव जो मिरर होते हैं भाई, अभी हमने बात की कॉनकेव मिरर होते हैं बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। जैसे ये वाला आप देखेंगे, ये है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे भाई सारी की सारी लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है। यूज केस कहाँ पे है, देखो सेविंग मिरर डेंटल में यूज़ होता है, ठीक है, डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, हेडलाइट गाड़ियों में यूज़ होता है, सोलर फर्नेस में यूज़ होता है। इट फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन भाई। इट फॉर्म रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर डिफरेंट पोजीशन यहाँ पे जो है बनती है। लेकिन यूज़ केस कहाँ का है, सेविंग मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है ये इमेज को थोड़ा बड़ा करके हमें दिखाता है। सेविंग मिरर के साथ साथ आप इसको मेकअप मिरर भी कह सकते हैं, यानी कि इमेज हल्की सी बड़ी यहाँ पे दिखती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलो बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। ये भाई डाइवर्जिंग मिरर हमारे पास आपको देखने को मिलेगा। रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल, जैसे गाड़ी में पीछे का व्यू देखने के लिए, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी इमेज को छोटा करता है और वाइडर व्यू हमें देता है। कैसा व्यू देता है, वाइडर व्यू हमें देता है। ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज, ये भी आपने याद रखना है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है किस तरीके के इमेज बनाता है, ये बनाता है इरेक्ट इमेज, हल्की सी डिमिनिश्ड होती है, और वर्चुअल इमेज बनाता है, और एक वाइडर व्यू हमें देता है, ध्यान रखना। और इसका एक और मेजर एग्जांपल है शार्प टर्न के ऊपर। शार्प टर्न्स के ऊपर आपने इस टाइप के मिरर भी देखे होंगे, ताकि पूरा वाइडर व्यू वहाँ का हमें देखने को मिले भाई। वो कौन से टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। चलो आगे भाई, जब एक रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंस मीडियम में जाती है, जैसे मान लो ये इंसिडेंट आई रे, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो एयर है और ये नीचे मान लो वाटर है, ठीक है, 2 मीडियम है। जैसे ही आई तो यहाँ पे ना जाना इसने इस तरीके से था, मान लो यहाँ को जाती है लाइट, लेकिन ये बेंड हुई इस तरीके से और नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो लाइट का बेंड होना है बच्चों, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। अब बड़े ध्यान से सुनना, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल हवा से पानी में गई, तो ये जो रे ऑफ लाइट आप देखो किसकी तरफ बेंड हुई है, आना इसने यहाँ पे था, लेकिन ये हल्की सी बेंड हुई इस तरफ, तो ये बेंड हुई किसकी तरफ, बेंड टुवार्ड नॉर्मल भाई। ये भी याद रखो, बेंड टुवार्ड नॉर्मल की तरफ ये जो है बेंड हुई। अगर बच्चों यही रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, ये देखो अगर ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो ये बेंड होगी कहाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये भी याद रखना, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर यह रेयर मीडियम से डेंस में जाती है तब तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अगर ये डेंस से रेयर मीडियम में जाए तब यह नॉर्मल से दूर भागेगी, ये याद रखना। रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वो कोई भी इमेज जिसको आप किसी स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं,
किसी फिल्म के ऊपर ले सकते हैं, तो वो रियल इमेज कहलाती है और यह इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज, इसको किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं देखा जा सकता। जैसे इसका एग्जाम्पल भाई प्लेन मिरर, जिसका ये जो वर्चुअल इमेज है इसका एग्जाम्पल प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और यह इरेक्ट होती है। वो उस इमेज को जब भी आप सुबह सुबह प्लेन मिरर का यूज़ करते हो, अपना सुंदर चेहरा देखते हो, तो आप मिरर के अंदर ही खुद को देखते हो, ना कि बाहर कोई स्क्रीन लगी है उसके ऊपर आप देखते हो। तो वो इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है, याद रखिएगा। आगे चलो, अब बात करेंगे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की। इज़ दैट क्लियर? मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें, यह सारे चैप्टर बड़े डिटेल से आपको बताए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा चैप्टर वाइज भाई। चलो, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस थिक इन मिडल एंड थिन एट एजेस भाई। कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस इस तरीके का, यहाँ पे पतला और बीच से मोटा। यह पूरी की पूरी रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इसको बच्चों डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यह बीच से पतला होता है और बाहर से मोटा होता है, याद रखना। और यह किस टाइप की इमेज बनाता है, इट फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलो, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। What is dispersion? The splitting of white light into its constituent color is known as dispersion of light। यानी प्रकाश का विक्षेपण भाई, जिसमें प्रकाश का एक कलर 7 कलरों में टूटता है, यानी श्वेत कलर उसके 7 घटक रंगों में विभाजित होता है, उसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विक्षेपण। विब गायोर ये बनाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है भाई कि प्रकाश का जो डिस्पर्शन होता है किससे होता है, तो नंबर 1 प्रिज्म इंस्ट्रूमेंट से जो है इसे देखा गया था। सबसे ज़्यादा जो बैंड होता है कलर वो वायलेट कलर है, बैंड मोस्ट। और सबसे कम जो बैंड होता है वो रेड कलर है, बैंड लिस्ट। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की है, ये भी पता होना चाहिए। वेवलेंथ ग्रेटेस्ट किसकी है, रेड कलर की सबसे ज़्यादा है, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वो हमारे वायलेट कलर की है, ये भी याद रखना। वेवलेंथ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ लिस्ट, ये किसकी है, ये वायलेट कलर की है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलें आगे भाई, चलो देखते हैं स्पेक्ट्रम। अभी हमने पढ़ा भाई कि भाई 7 कलर में लाइट का टूटना, ठीक है, जो 7 कलर है उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। रेनबो फॉर्मेशन के बारे में बात होगी। रेनबो कैसे बनता है, बारिश के बाद आपने देखा होगा अगर सन आपकी पीठ के पीछे है तो फिर आपको सामने क्या दिखता है, इंद्रधनुष यानी रेनबो दिखता है। रिजल्ट ऑफ डिस्पर्सन होती है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, सारे फिनोमिना लगते हैं, तब आपको इस तरीके का इंद्रधनुष दिखता है भाई। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर वाला कलर कौन है, ये याद रखना। सबसे अंदर होता है वायलेट और सबसे बाहर होता है रेड कलर बच्चों। लेकिन कई बार आपने 2 इंद्रधनुष देखे होंगे, डबल इंद्रधनुष देखा होगा, यानी एक इंद्रधनुष ये है, इसके ऊपर एक इंद्रधनुष बनता है, तो उसमें फिर कलर उल्टे हो जाते हैं। तो उस जो सेकेंड इंद्रधनुष बनता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो सेकेंड रेनबो बनता है उसका इनर कलर फिर उल्टा होता है, उसका सबसे इनर कलर रेड होता है और उसका आउटर कलर वायोलेट होता है, ये भी ध्यान रखना। और ये प्राइमरी रेनबो है, इसमें सबसे अंदर वाला कलर वायलेट होता है और बाहर वाला कलर रेड होता है। और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें अंदर वाला कलर यानी वो रेड से शुरू होता है और बाहर की तरफ वायलेट कलर जाता है, ये ध्यान रखना। ह्यूमन आई भाई आपके सामने है, यहाँ पे ह्यूमन आई आप देख सकते हैं। कौन सा लेंस होता है यूज, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन मटेरियल। यहाँ पे भाई लेंस लगा होता है हमारा, कौन सा लेंस होता है आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसको होल्ड करके रखते हैं बच्चों सिलेरी मसल। सिलेरी मसल का काम क्या होता है, सिलेरी मसल का काम होता है लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। और ये जो सिलेरी मसल जब लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको अकोमोडेशन कहते हैं, आपने याद रखना है। इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। आइज़ की ये वाला हिस्सा रेटिना कहलाता है, इस रेटिना को क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। रेटिना को क्या कहा जाता है बच्चों, स्क्रीन कहा जाता है। यहीं पे रेटिना के ऊपर जहाँ पे हमारी ये जो ऑप्टिकल नर्व कनेक्ट होते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड
स्पॉट कहा जाता है। जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी रेटिना के ऊपर होती है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट भाई, क्योंकि यहाँ पे नर्व लगी है हमारी जो सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि हमने क्या देखा भाई। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी डिटेल के लिए मैं फिर बताऊंगा, प्रॉपर चैप्टर की में बड़ी डिटेल से पढ़ाया गया है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को विजिट करो भाई। आगे चलो, परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज रिमेन ऑन द रेटिना फॉर 1/16 ऑफ द सेकेंड। हमने अभी पढ़ा भाई, जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना के ऊपर बनती है, लेकिन कितने समय के लिए रहती है रेटिना के ऊपर, तो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो रेटिना के ऊपर इमेज रहती है। नियर पॉइंट क्या है भाई, नियर पॉइंट विदाउट स्ट्रेस देखना 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट बच्चों इनफाइनाइट, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन विजन भाई। 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर है। कई बार एग्जाम में कन्वर्ट करने को भी आ सकता है, 25 सेंटीमीटर अगर मीटर में बदलना हो तो बटे 100 से डिवाइड होता है, तो ये 0.25 मीटर हुआ। तो ये भी जरूर ध्यान रखना कि सेंटीमीटर लिखा है या मीटर लिखा है भाई। अगर मीटर लिखा होगा देन हमारा क्लोजेस्ट नियर पॉइंट 0.25 मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर लिखा होगा देन इट इज़ 25 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा भाई। तो ये था हमारा पहला चैप्टर भाई। आई होप अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया। फिर भी अगर दोबारा देखना चाहें तो इस क्लास को आप वापस से भी रिपीट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए कमेंट में पीडीएफ जरूर लिख दीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारी। और इससे पहले साइंस में ही केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर हम इसी तरीके से मैराथन आ चुकी है, 1 शॉट आ चुका है, नहीं देखा अभी जाके देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ बायोलॉजी भाई जरूर देखो, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी। अगर मैथ का इस तरीके का 1 शॉट चाहते हैं तो कमेंट में मैथमेटिक्स लिखना ना भूलिएगा। चलो बच्चों, अब बात करेंगे दूसरा चैप्टर भाई, जहाँ से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बात होगी इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी बात होगी? इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की, जिसमें सबसे पहले हम करंट को पढ़ेंगे। व्हाट इज करंट? करंट होता है बच्चों कितने टाइम में कितना चार्ज ट्रेवल हुआ। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। व्हाट इज क्यू? क्यू होता है चार्ज भाई, कि पर्टिकुलर समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो करंट कहलाता है। इसकी यूनिट कितनी होती है? एम्पियर यूनिट होती है, यानी मात्रक क्या है इसका? एम्पियर है। करंट को नापा जाता है किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा, ये भी पता होना चाहिए। और ये जो एमीटर होता है ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमारा करंट जो है ट्रैवल करता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई करंट कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, यहाँ पे हमने स्विच लगाया और इस पाथ को क्लोज कर दिया, इस पाथ को क्लोज कर दिया। जैसे आप पाथ को बटन दबाएंगे तो पूरा पाथ कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलो आगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब एक यूनिट चार्ज को किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में जब ट्रेवल करवाया जाता है तो जितना वर्क, जितना काम होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, ये भी याद रखना। किससे मेजर किया जाता है? वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। एमीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल कनेक्ट होता है, और इसकी मात्रा का क्या है? वोल्ट है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट भाई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या बोलता है ये? कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो वहां पे आर आता है। दिस आर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस है, और जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। जिसकी यूनिट क्या होती है? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ओम होती है। ओम्स लॉ बोलता है कि जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो वोल्टेज हो जाता है आई आर के बराबर। जहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है
इसकी यूनिट होती है कितनी, ओहम इसकी यूनिट होती है। आगे चलो भाई, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये बराबर होता है रो एल ओवर ए, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यानी ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और रो, व्हाट इज रो, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, कि वो मटेरियल कैसा है ऑब्जेक्ट का, वो लोहा है, वो लकड़ी है, वो सोना है, वो चांदी है, वो है कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ये भी मैंने बताया, और इसके साथ साथ टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी आपने याद रखना, वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से आपको बताया। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है भाई, गुड कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस, जैसे कॉपर और सिल्वर, इट मीन्स दे हैव हाई कंडक्टिविटी, इट मीन्स दे हैव हाई कंडक्टिविटी। इज दैट क्लियर। आगे चलो, इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टेंस, जैसे रबड़ और वुड भाई, जिनसे करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ये याद रखना। अब थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में, 1 रेजिस्टेंस बच्चों जी के बराबर होता है और इसे कहते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, याद रखना। इसके साथ साथ रेजिस्टिविटी का उल्टा 1/रो, ये कहलाता है कंडक्टिविटी, जो अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी। लेकिन अगर इन केस मैथमेटिकल या इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लें तो इस रेजिस्टिविटी का उल्टा ही कंडक्टिविटी कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी यूनिटें भी अब उल्टी हो जाएंगी। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम थी ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओहम थी, तो कंडक्टेंस की यूनिट ओहम इनवर्स हो जाएगी, ये याद रखना। इसको बच्चों महो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, MHO, महो भी कहते हैं, इसको साइमन भी कहते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टेंस की यूनिट आ गई ओहम इनवर्स, महो और साइमन, ये भी आपने याद रखना है। और कंडक्टिव रेजिस्टिविटी, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसकी यूनिट होती है ओहोममीटर, इसकी यूनिट कितनी होती है, ओहोममीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ आगे भाई, रेजिस्टेंस आपके सामने है। अगर देखो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में हो, इसे कहते हैं सीरीज में कॉम्बिनेशन होना, मतलब एक ही लाइन में कनेक्ट हुई हैं चीजें, तो आर जो टोटल होगा इन तीनों को ऐड कर देना है, R1 + R2 + R3 है, तो R3 तक Rn है, देन Rn तक। करंट रिमेन सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर, अगर यहां से कोई करंट आ रहा है वो सभी रजिस्टर में सेम जाएगा। वहीं बच्चों पैरेलल कनेक्शन भी होता है, यहाँ पे आप देखो इस तरीके के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस होता है 1/R, 1/R1, 1/R2 जमा 1/R3, ये याद रखना। तब 1/R करके आपका आंसर निकलेगा। अगर सीरीज में है सीधा ऐड कर दो, पैरेलल में है 1/, करके ऐड करना। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना 1/R है, यहाँ पे भी ध्यान रखना 1/R है इस तरफ भाई। चलो आगे बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो हीट है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H हमारे पास निकलता है I²RT, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी हीट किस वजह से कॉज करती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा आएगा हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा हीट ज़्यादा होगी, याद रखना। हीटिंग एलिमेंट मटेरियल किसका बना होता है, निक्रोम का बना होता है। वायर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं भाई, हीटिंग एलिमेंट का मटेरियल किसका बना है, नंबर 1 वो बना होता है निक्रोम का। क्यों निक्रोम का बना होता है, बिकॉज इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलें, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, आजकल तो चलो भाई LED बल्ब्स आ गए हैं, लेकिन जो थोड़े पुराने ज़माने के बल्ब थे इस तरीके में एक फिलामेंट लगा होता था और उसके बाहर से एक गिलास से जो है ये बंद होता था। तो इस तरीके के बल्ब आपको पहले देखने को मिलते थे। तो यहाँ पे जो ये है भाई फिलामेंट लगा होता है, ये किसका होता था, ये होता था टंगस्टन का बच्चों। इसका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है जो कितना है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये पिघलता है। और किस तरीके की गैसेस उसमें फिल होती थी बल्ब में, तो आर्गन, नाइट्रोजन,
ठीक है। ये टू प्रोलोंग द फिलामेंट लाइफ, इसकी फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए आर्गन डाली जाती थी, नाइट्रोजन डाली जाती थी भाई, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, फ्यूज़ क्या है भाई? ये सेफ्टी डिवाइस है। आपने अपने घरों पे जहाँ पे मीटर लगा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगता है कि जैसे ही अगर वोल्टेज ज़्यादा आए एकदम से फ्यूज़ वायर आपस मतलब कट हो जाए और पूरा सर्किट वो तोड़ दे, ताकि आपके घर के अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो होम अप्लाइंसेस हैं, वो बच सकें भाई। किस चीज़ का बना होता है ये याद रखना, टीन लेड अलॉय का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा एकदम से ये गल जाएगी भाई और पूरा सर्किट आपका बच जाएगा घर का। और ये भी याद रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ये लाइव वायर के साथ, किसके साथ कनेक्ट होता है? ये लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ टीन लेड अलॉय का बना होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है और सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है, याद रखिएगा। फ्यूज़ वायरिंग भाई ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर, यही मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया। आगे चलो, MCB नाम तो सुना होगा आपने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भाई। ये बटन लगे होते हैं, आपने घर में जहाँ पे मीटर लगा होगा वहाँ पे देखना MCB बॉक्स जरूर होगा। कभी वोल्टेज ज़्यादा आती है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाते हैं वो, और पूरे रूम का पूरा सर्किट वो बंद कर देते हैं ताकि उस रूम के अंदर जितने भी अप्लाइंसेज हैं वो बच सकें भाई। ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ ड्यूरिंग, कब कब वो ऑफ हो जाते हैं? अगर ओवरलोड पड़ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं। तो ये MCB एक ऐसी डिवाइस होती है। आगे चलो भाई, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? वैसे तो आप अच्छे से जानते हैं सभी, लेकिन फिर भी पढ़ लो भाई लैंग्वेज में। अकर व्हेन लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर और रेजिस्टेंस ड्रॉप टू नियर जीरो। कब होता है शॉर्ट सर्किट भाई? जब लाइव वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं न्यूट्रल वायर के, याद रखना। ओवरलोडिंग क्या होता है भाई? जब हम किसी एक ही प्लग के ऊपर बहुत सारी सॉकेट लगा देते हैं, कनेक्टिंग टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस टू ए सिंगल सॉकेट बियॉन्ड द सेफ लिमिट भाई, तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। इससे वायरिंग जलने का भी खतरा होता है और वो वायर बहुत हीट होकर वहां पे आग लगने का खतरा बनता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भाई, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस की, जिसमें एक तरफ एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कैथोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं भाई। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिव सॉल्यूशन कॉज केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब आ जाओ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेंगे भाई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है भाई, कि किसी एक मेटल की परत को दूसरे के ऊपर मेटल के ऊपर चढ़ाना यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हाँ भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ये भी याद रखना। कोई कंडक्टर है तो वो उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसके सराउंडिंग में क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है, याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, मेड बाय पासिंग करंट थ्रू ए सोलेनॉइड रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर भाई। एक सोलेनॉइड इस तरीके की होगी, देखो ध्यान से, ठीक है, और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की रॉड होगी। तो यहां से जब करंट इसके अंदर से पास करवाया जाएगा तो ये मैग्नेट का काम करेगा। और इसके अंदर ये जो रॉड है ये किसकी है? ये सॉफ्ट आयरन रॉड है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इसको टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। कैसा मैग्नेट कहते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, तो याद रखना सॉफ्ट आयरन रॉड होते हैं और सोलेनॉइड के अंदर होता है। तो जब इससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो यह मैग्नेट का काम करता है। एक बच्चों परमानेंट मैग्नेट भी होता है, परमानेंट मैग्नेट। तो इसके जो अलॉय हैं उनका नाम याद रखना, एल्निको एंड निपरमैग। निपरमैग, मैं बात कर रहा हूं परमानेंट मैग्नेट की। किस अलॉय का बना होता है? एल्निको और निपरमैग का बना होता है। और हमारा टेम्परेरी मैग्नेट ये बना होता है सॉफ्ट आयरन रॉड का, जब सोलेनॉइड के अंदर इसे डाला जाता है। आगे चलो, स्ट्रेंथनिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंक्रीज करंट और नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल।
अभी हमने यहाँ पे देखो, ये हमने पढ़ा, अगर ये नंबर ऑफ टर्न को हम इंक्रीज करें या करंट इसमें बढ़ाएं तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी उस मैग्नेट की वो इंक्रीज होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर जो घर में इलेक्ट्रिक बेल होते हैं उसमें किस टाइप के मैग्नेट होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। जो माइक वगैरह होते हैं उसमें किस टाइप के मैग्नेट होते हैं? इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। जो माइक होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है या परमानेंट मैग्नेट होता है? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा भाई। आगे चलो, इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज पावर भाई? द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इसके 3-4 रिलेशन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वी आई स्केयर आर एंड वी स्केयर बाय आर। What is I? I is current, V is voltage, I is current, R is resistance, V is voltage, R is resistance। इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। आल्सो किलो वॉट, ये भी पावर की यूनिट होती है। किलो लग गया, प्रीफिक्स लग गया। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, लेकिन जब इस किलोवाट के साथ बच्चों टाइम लगता है, किलोवाट आर बनता है, देन दिस इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर, दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये याद रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। और एक यूनिट कितनी होती है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है, याद रखिएगा। और यह क्लास कम से कम 4 से 5 बार देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें अपने आप हर बार जब पढ़ोगे नए नए तरीके से वो आपको लगेगा, याद रखने में आपको आसानी होगी और नए तरीके से वो फिर समझ आएगी आपको। और PDF के लिए मैंने कहा PDF जरूर कमेंट कीजिएगा। 5 से 6 दिनों में यह PDF बन के आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी। एमीटर भाई ऑलरेडी मैं बता चुका था। एमीटर ये एक डिवाइस होती है टू मेजर द करंट, और यह हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। लो इंटरनल रेजिस्टेंस कहा ना, तो आइडियल एमीटर में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। व्हाट इज वोल्ट मीटर? यह बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, को मापता है। यह हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है और इसमें हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी बात करें अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की, तो याद रखना इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। अर्थ वायर, ग्रीन और येलो कलर की वायर होती है जो कनेक्ट करती है मेटालिक केजिंग ऑफ ग्राउंड फॉर सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स। भी आपके घर भी बने होंगे तो वहाँ पे भी अर्थ वायर जुड़ी होगी, और वो हो उसको मीटर से लेके आपके ज़मीन में, घर के पास ही ज़मीन के अंदर जो है उस वायर को छोड़ा गया होगा। अब चलेंगे तीसरे चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल और दाब। भाई सबसे पहले फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और पुल, धक्का देना और खींचना ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, ये है फोर्स। इसकी यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। आल्सो फोर्स होता है किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। ये भी आपने ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? इट कैन चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द शेप, और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है या रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकती है, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकती है। यह है इफेक्ट ऑफ फोर्स। है क्या ये है पुश और पुल। तो इसमें 2 टाइप की फोर्स होते हैं बच्चों, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आप यहां पे देख लो भाई, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी होती है? जहां पे 2 चीजों के बीच का कॉन्टैक्ट है, जैसे कोई फोर्स अप्लाई करना, भाई हाथ से हमने कोई फोर्स लगाई, नॉर्मल फोर्स हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गई, स्प्रिंग फोर्स हो गई, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, और टेंशन फोर्स हो गई। भाई जैसे यहां से कोई ऑब्जेक्ट लटका है ना, बोलने का मतलब है ऐसी फोर्स बच्चों जो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होने से लग रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नोन एज अ कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स हो गई, नॉर्मल फोर्स हो गई। वही नॉन कांटेक्ट, जहां पे कोई कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स लग रही है। जैसे भाई इस पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, किसके वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से गिरा ना नीचे, फोर्स लगी ना, भले ही वो कांटेक्ट में नहीं थे। जैसे मैग्नेटिक फोर्स आप देखोगे, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि चार्ज से होने वाली फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वहां पे भी कांटेक्ट में कुछ नहीं फिर भी फोर्स लगती है। तो इस टाइप की फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ लिया मस्कुलर फोर्स कैसी फोर्स है बच्चों, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स
इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, याद रखना। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है ये देखो हैविंग मास, जिनका भी मास है वो सभी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट, बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट, जिनका भी मास है भाई, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। आगे चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन द अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंपल सा अगर सीधा याद रखना होगा भाई, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप की हो सकती है, इट इज़ अट्रैक्टिव और इट एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, यह रिपल्सिव भी हो सकती है, ये भी आपने ध्यान रखना। अगर सेम चार्ज है देन इट इज़ रिपल्सिव इन नेचर, और अपोजिट चार्ज है देन इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। इसके बाद भी फोर्स दो तरीकों से और इसको नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। नंबर वन बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये तीन लोग हैं, यहाँ पे भी तीनों ठग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 300 न्यूटन लगाई, यहाँ पे भी 300 न्यूटन लगाई, कोई कुछ होगा यहाँ पे? नहीं भाई, ये दोनों बैलेंस आउट हो गई, दोनों की फोर्स एक ही जगह रहेंगे जितनी भी फोर्स इन्होंने लगाई है। इस टाइप की फोर्स को कहते हैं भाई बैलेंस्ड फोर्स, जहां पे जो नेट फोर्स है बच्चों वो कितनी होती है? जीरो होती है। और इट कॉज नो चेंज इन मोशन, मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स होती है वो जीरो नहीं होती। जैसे यहाँ पे मान लो इन्होंने 300 न्यूटन लगाई और इस साइड भाई 100 न्यूटन फोर्स लगी, तो ये इसको अपनी तरफ खींच देंगे, इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कॉज करती है? एक्सेलेरेशन कॉज करती है, और आल्सो उसकी मोशन को भी चेंज कर सकती है, और उसमें जो टोटल फोर्स होती है वो जीरो के बराबर नहीं होती। चलो भाई आगे, अब न्यूटन फोर्स के बारे में बात हो और न्यूटन के लॉज को हम ना पढ़ें, आओ भाई पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है भाई न्यूटन का पहला लॉ, एन ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स नोन एज इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये कह रहा है कि कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में रहेगी, या कोई भी वस्तु जब तक मोशन में रहेगी, अनलेस और अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, बाहर से कोई फोर्स ना लगे। यह है न्यूटन का पहला लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया के तीन हिस्से और हैं भाई, क्या क्या? इनर्सी ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्सी ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। आगे आ जाओ भाई, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है इफ देर इज अ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एफ जो होता है ये dp ओवर dt के बराबर होता है, कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ कितने टाइम में। भाई ये है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप इसको F इज इक्वल टू एम में भी कह सकते हैं। तीसरा है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई अगर कोई एक्शन करोगे आप तो उसके ऊपर उतना ही रिएक्शन लगेगा। याद रखना, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है। एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं लगता, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर होता है। और ये जो F12 अगर मैं इसको F21 लिखूं, ये याद रख लो, ये बराबर होते हैं, मतलब एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए यहां पे मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगाया। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रेशर की। भाई प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया, यानी कि ये जो प्रेशर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इसके एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेटर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर। जैसे कि आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं, अभी बुर्ज खलीफा सभी अच्छे से जानते हैं, इसका ये जो बेस है ना, इसका में देखो एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर यहाँ पे कम लगता है। इसलिए डैम्स के जो बेस होते हैं वो बड़े बनाए जाते हैं ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। लेकिन वहीं पे अगर मान लो हमारे पास कोई चाकू है, ठीक है, ये कोई चाकू, ये बिल्कुल शार्प होता है,
ये बिल्कुल शार्प होता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम होता है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा और ये इजिली चीज़ों को काट पाएगा। इज दैट क्लियर? इसकी एप्लीकेशन क्लियर हुई। और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बच्चों के जो बैक स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं? अरे भाई एरिया इंक्रीज करते हैं। अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होती है। और 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 के, मतलब ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर -2 भी इसको लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं। प्रेशर की एक और यूनिट भाई याद रखना, बार, दिस इज आल्सो ए यूनिट ऑफ प्रेशर। एंड ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलो बात करेंगे एरिया एंड प्रेशर के रिलेशनशिप की। अभी जो मैंने आपको बताया, स्मॉलर द सरफेस एरिया ग्रेटर द प्रेशर एक्सर्टेड फॉर द सेम फोर्स, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एप्लीकेशन भाई, शार्प नाइफ्स कट बैटर अभी हमने पढ़ा, वाइड स्ट्रैप्स ऑन स्कूल बैग्स अभी हमने पढ़ा, टू रिड्यूस द शोल्डर प्रेशर भाई। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी भाई PDF में आपके रिवीजन करने के लिए हमने डाली है। चलें आगे। लिक्विड प्रेशर भाई, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीज विद डेप्थ। व्हाट इज द प्रेशर फॉर्मूला? इट इज नोन एज H रो जी, जहां पे H हमारी डेप्थ है, रो हमारी डेंसिटी है। ठीक है, और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और बिल्कुल एग्जैक्ट अगर ली जाए तो 998 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये ध्यान रखना। आगे चलो, प्रेशर एट सेम डेप्थ, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट द सेम डेप्थ। सेम डेप्थ भाई, किसी सेम डेप्थ के ऊपर लिक्विड चारों तरफ एक बराबर प्रेशर लगाता है, याद रखिएगा। पास्कल लॉ, ये है पास्कल लॉ, कि अगर इस तरीके से हम कोई 2 कंटेनर ले लें और यहाँ पे अगर प्रेशर हम डालें तो यह प्रेशर यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है विद देयर एरिया। आओ, प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट भाई। यानी कि बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित होता है, कम नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जो प्रेशर लगाओगे यहीं पे वो प्रेशर लगेगा, बिना घटे सब जगहों पे वो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर कॉलम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ भाई, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाते हैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। कि पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु स्तंभ के भार द्वारा लगाया गया दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसको मेजर कैसे करते हैं भाई? आओ, वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। अगर इसको मरकरी कॉलम में नापें तो इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर इसको वाटर कॉलम में नापें तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। पानी के केस में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये मरकरी है भाई, ठीक है, ये हमने कोई ट्यूब यहाँ पे डाली, ठीक है, ये मरकरी, तो कितना ऊपर तक आएगी भाई? ये आएगी 76 सेंटीमीटर तक। और ये वाटर कॉलम होता तो ये 10.3 मीटर तक ऊपर जाता। ये भी ध्यान रखना, मरकरी के लिए 76 सेंटीमीटर है, पानी के लिए 10.3 मीटर है, पता होना चाहिए। आगे चलो, बैरोमीटर भाई, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भाई। बैरोमीटर का यूज किस चीज़ के लिए होता है? टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको पता होना चाहिए। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वो क्या है? वो है बैरोमीटर भाई। आगे चलो, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंट टाइप के वेरिएशन होती हैं। डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम मान लो पहाड़ों पे जा रहे हैं, यानी कि ऊंचाई के ऊपर जा रहे हैं, तो प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करता है, याद रखना। बुवेंटी फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट, अपवार्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट भाई। यह एक अपवार्ड फोर्स है जो फ्लूइड के ऊपर लगती है या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, फ्लूइड लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाला तो फ्लूइड ने जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाई भाई,
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये कहलाती है हमारी क्या, अपथ्रस्ट नोन एज बुएंसी फोर्स। या बुएंसी फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है, नंबर 1 यह डिपेंड करती है कि कितना पानी इसने हटाया, नंबर 2 ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बुएंट फोर्स इक्वल वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे मान लो ये जहाज है तो बुएंसी फोर्स कितनी होगी, इस जहाज ने यहाँ से कितना पानी डिस्प्लेस किया, उसका वेट कितना है, उतनी ही बुएंसी फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। और अगर वो बुएंसी फोर्स इतनी होगी कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का जो वजन है उसको मैच करेगी तो ऑब्जेक्ट तैरेगा। अगर मान लो स्मॉल बुएंसी फोर्स है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे डूबेगा भाई, ये भी ध्यान रखना। आगे चलो भाई, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। एक केस तो मैंने आपको बताया कि अगर बुएंसी फोर्स ने ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट को बैलेंस कर दिया तब तो वो ऑब्जेक्ट तैरेगा। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन द फ्लूइड डेंसिटी, और सिंक करेगा, डूब जाएगा इफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज ग्रेटर देन। जैसे बीकर में अगर मान लो मैं एक कील डालूं, लोहे की अगर कील डालूं तो आपको पता है भाई पानी का जो डेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू कील की डेंसिटी, क्योंकि वो तो लोहे की है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाए ऑब्जेक्ट की तो वो डूब जाता है। अगर ये डेंसिटी जैसे अगर मान लो कॉर्क है, कॉर्क रखा है यहाँ पे या थर्मोकोल रखा, उसकी डेंसिटी कम है पानी की डेंसिटी से तो वो तैरता है। नंबर 1 केस ये है भाई। एक केस दूसरा भी था कि भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसने इतना पानी डिस्प्लेस कर दिया कि यहाँ पे जो ऊपर लगने वाली बुएंसी फोर्स थी उसने इस वजन को ही क्या कर लिया, उसके वजन से ज़्यादा हो गई, और इसने जितना पानी यहाँ पे डिस्प्लेस किया उतनी बुएंसी फोर्स लग रही है तो उसने उसके वजन को बैलेंस कर दिया। उस केस में भी ऑब्जेक्ट तैरता है, उस केस में भी ऑब्जेक्ट तैरता है। इसलिए तो लोहे के जहाज तैरते हैं, वो इतना पानी डिस्प्लेस करते हैं नीचे से कि जो अपथ्रस्ट लगती है वो उसके पूरे के पूरे वजन को बैलेंस आउट कर जाती है। इसलिए वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने पे भी, जैसे लोहे का जहाज है, वो फिर भी तैरता है। चलो आगे, मैनोमीटर क्या होता है? इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है मैनोमीटर। यह फ्लूइड प्रेशर को, फ्लूइड के अंदर देखो बच्चों दोनों चीज़ें आ जाती है, फ्लूइड में लिक्विड भी आ जाता है, ये ध्यान रखना। फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आ जाती है और गैसेस भी आ जाती है, ठीक है। तो इनके प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, मैनोमीटर है। syringe and drinking straw work due to the atmospheric pressure difference created by the suction। जैसे आप सक करते हो तो ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम हो जाता है और नीचे से प्रेशर ज़्यादा लगता है तो वो पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, जब आप स्ट्रॉ या जूस ऊपर की तरफ आ जाता है। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी की, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये डिक्रीज करती है विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं, ये मान लो अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों 0 होती है। और जैसे जैसे ये सरफेस है भाई, ये सरफेस है अर्थ का, तो मैक्सिमम कहां पे होती है, जी मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ये होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब इस सरफेस से ऊपर जब आप जाओगे तब भी जी घटेगी, और अगर इस सरफेस से नीचे सेंटर की तरफ आप चलोगे, इन दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगी। इट मीन्स सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा और डीप। 3 हिस्से हमारे पास है, सेंटर, ठीक है, सेंटर है, इक्वेटर है, और यहाँ पे क्या है, पोल है भाई। सेंटर है, इक्वेटर है और पोल है भाई। तो ये भी याद रखना कि जी का जो फार्मूला है वो होते है GM/r का स्क्वायर, यानी अगर रेडियस कम होगी जी ज्यादा होगी, ठीक है। और पोल के ऊपर रेडियस कम होती है, तो इसलिए ये याद रखना कि सबसे कम जो एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो सेंटर के ऊपर होती है, उसके बाद पोल के ऊपर, उसके बाद इक्वेटर के ऊपर। ये भी याद रखना अगर बात करें सिर्फ सरफेस की, ठीक है। तो इसलिए जब इक्वेटर से हम पोल की तरफ चलते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है और वेट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा,
ठीक है, यहां पे क्या होगा, इक्वेटर होगा। और जब पोल से हम इक्वेटर की तरफ आएंगे बच्चों, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो करेगी, घटेगी, और वजन भी हमारा क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ पे इक्वेटर पे मिनिमम होगा, ये ध्यान रखना आपने। और सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर तो जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मास वर्सेस वेट क्या होता है भाई, मास वर्सेस वेट, मास को केजी में नापा जाता है, जबकि वेट mg, इस ये एक टाइप की फोर्स होती है, इसको न्यूटन में नापा जाता है। मास हर जगह पे सेम रहता है, लेकिन वेट स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अर्थ के ऊपर वजन कुछ हो, वेट कुछ और होगा, मून के ऊपर वेट कुछ और होगा, जबकि मास अर्थ के ऊपर भी बराबर होगा, मून के ऊपर भी बराबर होगा। आपने ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज फ्रिक्शन भाई। लेकिन चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने से पहले अभी तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिया भाई। आप चाहते हैं इस पूरी की पूरे मैराथन की पीडीएफ आपको मिले, तो कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखिएगा। इसके पहले बच्चों बायोलॉजी आपको पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री के ऐसा ही वन शॉट आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मैथ्स का वन शॉट हो, तो कमेंट में मैथमेटिक्स जरूर लिखिएगा। और अगर यह क्लास या वन शॉट आपको हेल्प कर रहा है आपके रिवीजन करने में, थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए भाई, और इस वीडियो को, इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चलें आगे, चलें भाई आगे, चलो भाई। अब बात करेंगे फ्रिक्शन की, घर्षण। फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, नंबर 1 कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये रिलेटिव मोशन जो होगी उन दोनों को अपोज करते हैं। इज दैट क्लियर। घर्षण एक संपर्क बल है जो संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये टेबल के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आप इसको इस तरफ जो है फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इस तरफ लगेगी, अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। और मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है भाई, यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, आपने थोड़ा सा जोर लगाया, ये नहीं हिलेगा, हल्का सा फिर आपने ज्यादा जोर लगाया, यानी कि वो शुरुआती जोर जिस पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इनके अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इस तरीके से होगा भाई। तो जैसे आप जोर लगाते हो ये चीजें टूट जाती हैं, ये जो इंटरलॉक हुआ है यहाँ पे ये टूटता है, फिर ये स्मूथली आगे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आती है, ये आती है इसकी वजह से, ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वहां पे इस तरीके के इंटरलॉक जो है दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे पढ़ो, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटी ऑन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये आपने याद रखना है। अब बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। अपोजिंग फोर्स ऑपरेटिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट फोर्स इज अप्लाइड। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन भाई, अभी हमने बात की, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा गया है। अभी यहाँ पे चलो मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ड्रॉ करते हैं भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भाई, इस तरीके से होगा, है ना। इस तरीके से ये इंटरलॉक होते हैं, ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये वाला ऑब्जेक्ट 1, इस तरीके से इंटरलॉक होते हैं। हमने फोर्स इतनी लगाई है अभी यहाँ से, मान लो इतनी फोर्स लगाई है कि ये जो इंटरलॉक है ना, ये अभी टूटा नहीं है, अपोज कर रहा है, पर लेकिन ऑब्जेक्ट अभी हमें रेस्ट पे दिख रहे हैं जबकि फोर्स अप्लाइड है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा सेल्फ एडजस्टिंग नेचर भी। स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, और इट इंक्रीज अप टू द मैक्सिमम लिमिट। और जैसे हम इतनी फोर्स लगा दें कि ये जो जितने भी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इंटरलॉकिंग है, ये टूट जाए, तो जिस पर्टिकुलर फोर्स पे जैसे ये टूटा उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भाई। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। वो कहलाता है क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कहलाता है कि वस्तु के सरकने से ठीक पहले की स्थिति में जो घर्षण है उसका अधिकतम मान स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है भाई। और जब फिर एक बार इसके ऊपर स्लाइड होना शुरू हो गया तो आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो अभी आगे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा भाई। ये आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन भाई। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर द अनदर सरफेस, जब वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाए दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इस कहते हैं। याद रखिएगा,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन छोटा होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आल्सो लेस देन होता है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन, और इसी रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर ए सरफेस, इसी के ऊपर जो है टायर बनाए गए थे इस प्रिंसिपल के ऊपर। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और आफ्टर दैट आप देखोगे रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए तो हमारे टायर गोल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन है। अगर ये स्क्वायर में होते तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो चलने में कठिनाई होती, चलने में कठिनाई होती। सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन ही होता है, याद रखना भाई। आगे चलेंगे भाई, फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि ड्रैग का हम बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, फ्लूइड मैंने पहले भी कहा भाई, फ्लूइड दोनों होते हैं। फ्लूइड सिर्फ लिक्विड को ही फ्लूइड नहीं कहते, गैसेस को भी फ्लूइड कहते हैं, ध्यान रखना। ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? आगे चलो, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइड ड्रैग, भाई कौन फ्लूइड ड्रैग को अफेक्ट करते हैं? भाई ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसकी शेप और नेचर ऑफ द फ्लूइड। भाई फ्लूइड कैसा है? वाटर है, जूस है, कैरोसिन है या हनी है, सबके अलग अलग फ्लूइड ड्रैग है भाई। आगे चलो, स्ट्रीम लाइनिंग, यह है स्पेशल, ठीक है, टीयर ड्रॉप शेप गिवन टू एरोप्लेन शिप टू मिनिमाइज द फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसी शेप दी जाए ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन लगना था वहां पे वो कम हो सके, उसको मिनिमाइज किया जा सके। आगे चलो, फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी इविल, भाई फ्रिक्शन के जरूरी है, हाँ भाई जरूरी भी है। क्यों भाई? हमें चलना भी, हमें लिखना भी है, ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा ना तो हम चल पाएंगे, ना तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। बट कॉज वियर एंड टीयर एंड हीट लॉस भाई, ठीक है। अब कुछ फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। नेसेसरी इविल इसलिए इसको कहा कि घर्षण एक आवश्यक बुराई है, चाहिए भी हमें, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए एनर्जी का यूज़ होता है, वियर एंड टीयर वहाँ पे हो सकता है, हीट का लॉस होता है, यानी इन शॉर्ट टर्म में कहा भाई एनर्जी लगती है लेकिन ज़रूरी है। आगे चलो, हीट जनरेशन, फ्रिक्शन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे बाय रबिंग हैंड, इस तरीके से करो भाई। हम फ्रिक्शन का यूज़ केस कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे सर्दियों में जब आप ऐसे करते हो तो हाथ गर्म हो जाते हैं, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो फ्रिक्शन कन्वर्ट कर सकता है काइनेटिक एनर्जी को किस में? हीट एनर्जी में, ध्यान रखना। आगे चलो भाई, लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो फ्रिक्शन को कम कर सकता है भाई, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया और ग्रेफाइट, दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बाय फॉर्मिंग अ लेयर बिटवीन द सरफेस। जैसे मशीन के पार्ट में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि वहाँ पे हीट ना हो, हीट होगी तो हमारे पार्ट्स खराब होंगे, तो वहाँ पे ऑयल लगाया जाता है, ग्रीस लगाई जाती है, ग्रेफाइट को डिफरेंट फॉर्म में जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो सके और हमारे जो मशीनरी के पार्ट हैं वो अच्छा काम कर सके। ठीक है, बॉल बेयरिंग भी, इट कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन टू रिड्यूस द वियर इन द मशीनरी भी। बेयरिंग आपने नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन भाषा में क्या कहते हैं? बेयरिंग भाई, बेयरिंग कहते हैं। तो मशीनों में घिसावट कम करने के लिए, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए, ठीक है, उसका यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, इसलिए उस केस की जब हम बेयरिंग डाल देते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन में उसको कन्वर्ट कर देता है, और हमें पता है कि भाई रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे चलो भाई, ट्रेडेड टायर, भाई टायर के ऊपर इस तरीके की ये ग्रिप बनाने के लिए, ताकि ग्रिप बनाई जाती है, ट्रेडेड टायर इसे कहते हैं, ग्रिप बनाई जाती है क्यों? ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके, और जब गाड़ी सड़कों के ऊपर चले तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो, जब ब्रेक लगे फ्रिक्शन ज़्यादा हो, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो रुकेगी, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वो स्लिप करेगी। ठीक है, तो ट्रेड ऑन व्हीकल टायर इंक्रीज द फ्रिक्शन टू प्रोवाइड द बेटर रोड ग्रिप एंड प्रिवेंट स्किडिंग भाई, ताकि वो स्किड ना हो सके। ब्रेक पैड, ब्रेक पैड का यूज़ भी क्यों किया जाता है? इट यूज फ्रिक्शन इंटेंशनली टू स्लो डाउन द और स्टॉप द मूविंग व्हीकल, ब्रेक लगाई जाती है, फ्रिक्शन वहाँ पे बढ़ाया जाता है जानबूझ के, ताकि टायर रुक सके भाई, ताकि हमारा जो टायर है वो रुक सके। आगे चलो भाई, टेलीकॉम पाउडर ऑन कैरम बोर्ड भाई, पाउडर कैरम बोर्ड पे, इससे फ्रिक्शन को कम किया जाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है, ताकि जब हम स्ट्राइकर से क्वीन को अगर होल में डालें, या 10 नंबर या 20 नंबर वाले
उसको हम अपने होल्स में डाल सके तो बिल्कुल स्मूथली जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, टैल्कम पाउडर का यूज करते हैं। क्यों? ताकि जो कैरम बोल्ट के ऊपर इरेगुलरिटी है वो कम हो सके पाउडर की वजह से, जिससे रिड्यूस हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा। आगे चलो, स्पाइक्स इन एथलीट शूज, ये देखो इसके नीचे ना स्पाइक्स लगे होते हैं, ये देखो क्यों एथलीट के शूज में स्पाइक क्यों लगे होते हैं, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन भाई। तो हमें अपने काम के अकॉर्डिंग हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन को घटा सकते हैं, इसलिए हमने इसको कहा नेसेसरी इविल भाई। चाहिए भी हमें, लेकिन जहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज के अंदर काम करने के लिए हमें नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऑटोमेटिकली लगता है तो उसको कम फिर हमें करना पड़ता है इंटेंशनली, बाय अप्लाइंग द ऑयल, बाय अप्लाइंग द ग्रीस और बाय अप्लाइंग द ग्रेफाइट सॉल्यूशन भाई। आगे चलो भाई, एयर ड्रैग ऑन मेटियोर भाई। एयर ड्रैग भी लगती है, जैसे ही मेटियोर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटियोर एटमॉस्फेयर में आता है तो एयर ड्रैग की वजह से वो जल जाता है। तो हाई फ्लूइड फ्रिक्शन कॉज मेटियोर एंटरिंग एटमॉस्फेयर टू बर्न अप। तो फ्रिक्शन की वजह से वो मेटियोर जल जाते हैं सारे के सारे जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू और इट इज द रेशो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फ्रिक्शन। तो ये जो म्यू होता है ये एफ बाय एन के बराबर होता है। किस किस की रेशो है ये रेशो है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन की। किस किस की रेशो, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फ्रिक्शन की। फ्लूइड विस्कोसिटी, measure of a fluid resistance to flow affect fluid friction। तरल के बहने के प्रतिरोध का माप फ्लूइड विस्कोसिटी कहलाती है और तरल घर्षण को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे चलो, सोल ऑफ शूज वियर आउट है ना, ये भी फ्रिक्शन की। देखो, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग भाई, जूतों के जो सोल होते हैं वो घिस जाते हैं। क्यों घिसते हैं? आप डेली स्कूल जाते हैं, आप डेली कॉलेज जाते हैं, है ना, आप डेली अपने काम के ऊपर जाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं भाई, आपके शूज़ कुछ समय के बाद उनका सोल जा घिस जाता है। क्यों? चल चल के। तो डेली इंटरेक्शन हो रही है शूज़ के अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ, तो जहाँ पे फ्रिक्शन अराइज हो रहा है और जिसके कारण वो जूता आपका घिस रहा है। मैच स्टिक लाइटिंग भाई, माचिस का जलाना कैसे करते हो आप? ऐसे माचिस पकड़ी और ऐसे जलाते हो, वहाँ पे फ्रिक्शन का भी यूज़ करते हो। स्ट्राइकिंग मैच स्टिक अगेंस्ट मैच बॉक्स साइड जनरेट हीट बाय फ्रिक्शन टू इग्नाइट केमिकल भाई, जो उसके ऊपर केमिकल लगा होता है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि मैच स्टिक्स के ऊपर कौन सा केमिकल लगा होता है, और ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट करो भाई। मैच स्टिक के ऊपर ये यहाँ पे जिस साइड से हम इसको जलाते हैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये जो मैच स्टिक है यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिखता है, ये रेड कलर का, ये क्या है भाई? इसका आंसर कमेंट करके हमें बताओ। आगे चलो, रोलिंग व्हील एडवांटेज अभी हमने पढ़ा। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होती है, सबसे कम होती है भाई देन दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बहुत कम होती है, इसलिए व्हील रिड्यूस एनर्जी लॉस बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसलिए टायर हमारे गोल होते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन भाई। अगर यहाँ तक समझ आ रहा है तो मुझे आप बताओ, कमेंट करो यस और नो भाई। क्लियर हो रही हैं चीज़ें जितना आपने पढ़ा? देखो, ये जो क्लास है ना वन शॉट, ये नंबर 1 उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। नंबर 2 ये उन एस्पायरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट इस क्लास को तो जरूर देखो। और जिनको लगता है कि अभी समय है, इस क्लास से पहले चैप्टर वाइज क्लासेस जरूर देखना, चैप्टर वाइज क्लासेस जरूर देखना, ठीक है। आप देखिएगा, सारे के सारा फिजिक्स के चैप्टर यहाँ पे एक साथ लेकर आया हूँ यहीं से, और यही सारे एनसीईआरटी के नोट्स, और सीटेट एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन डीप बनते हैं। उसके लिए हर एक थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगी भाई, अच्छे से पढ़ना पड़ेगी। साउंड, ध्वनि, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और स्ट्रिंग भाई। नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होती है? साउंड एक मैकेनिकल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो रिक्वायर होता है मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। ये याद रखना, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। और ग्रेटर द मीडियम की डेंसिटी, ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ साउंड। यानी जो साउंड की स्पीड है बच्चों, जो साउंड की हमारी स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा,
उसके बाद वो लिक्विड्स में, और सबसे कम होती है वो कहाँ पर, एयर में, ये भी ध्यान रखना। अब सॉलिड्स में मेटल आ गए, लिक्विड्स में वाटर, अदर लिक्विड्स आ गए, और एयर तो आप जानते ही हैं भाई। तो साउंड जो है नंबर 1 मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, नंबर 2 वाइब्रेटिंग बॉडी से जो है पैदा होता है, नंबर 3 वैक्यूम में कभी ट्रेवल नहीं कर सकता, और नंबर 4 साउंड एक मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, याद रखिएगा, जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी ठोस में, फिर द्रव में, और फिर गैस में। एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है, याद रखना 343 मीटर पर सेकंड, लेकिन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्पीड ऑफ साउंड, ये भी याद रखिएगा, इंक्रीज होती है बच्चों। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर स्पीड ऑफ साउंड भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, याद रखना। और ये जो साउंड है ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन में चलता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा कंप्रेशन और ये हमारा रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, तो हवा में कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनते हैं, ध्यान से चलो। और ये जो कंप्रेशन है ये हाई प्रेशर एरिया होता है, और जो रेयरफैक्शन है वो लो प्रेशर एरिया होता है, याद रखिएगा। आगे चलो, फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, न्यू 1/T, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये भी एक इसका एक्सप्रेशन है। इसकी यूनिट कितनी होती है, हर्ट्ज होते हैं। और व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इसका उल्टा हो गया, ये आ गया 1/फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। टाइम टेक टू कंप्लीट अ वन फुल ऑसिलेशन इट इज नोन एज अ टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो कितनी है, सेकंड है, याद रखना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन, भाई मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स की मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। बच्चों आगे चलो, लाउडनेस भाई, इट प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो होता है एम्पलीट्यूड का स्केयर करता है, और इसकी यूनिट डेसिबल में नापी जाती है। यानी अगर आपको बोला जाए कि साउंड को कैसे नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। आपने पिच सुनी होगी, पिच का डायरेक्टली मतलब होता है बच्चों श्रिलनेस। इट डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, यानी कि पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हाइयर द पिच मीन्स हाइयर फ्रीक्वेंसी, हाइयर द श्रिलनेस। इसलिए जो लड़कियां होती हैं उनकी पिच ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल वॉइस में। पिच का कम होने का मतलब है बेस ज़्यादा होना। जैसे फीमेल वॉइस हैज़ अ हाइयर पिच और फ्रीक्वेंसी देन अ मेल वॉइस, और लायन रोअर हैज़ द हाई लाउडनेस बट लो पिच। पिच का लाउडनेस से कोई लेना देना नहीं है। लाउडनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, बट पिच एंड फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू श्रिलनेस और बेसनेस। अगर पिच ज़्यादा है तो श्रिलनेस ज़्यादा होगी। जैसे मॉस्किटो के वॉइस की पिच बहुत होती है, जबकि शेर के वॉइस की पिच कम होती है। जितना बेस वाला साउंड उतनी पिच कम, जितना श्रिलनेस तीखापन ज़्यादा उतनी पिच ज़्यादा। और पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट रिलेटेड विद द लाउडनेस। जैसे एक शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ता है, मच्छर से भी ज़ोर से, मच्छर तो भिन भिन आएगा, लेकिन पिच ज़्यादा है मच्छर की और लाउडनेस ज़्यादा है शेर की, और पिच कम है शेर की। तो पिच का लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। बात करेंगे क्वालिटी और टिम्बर की। भाई ये वो करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसके वजह से आप साउंड को पहचान पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका आंखें बंद कर दो, फिर आपके घर में कोई, मान लो आपके पापा और आपका भाई है, या आपके मम्मा और आपकी बहन है, आंखें बंद करके उनकी आवाज़ पहचान लेते हो, किसकी वजह से, उसको बोलते हैं क्वालिटी एंड टिम्बर, ठीक है। अगर कहीं पे सेम पिच और सेम लाउडनेस है तो कैसे, भाई क्वालिटी की वजह से। इज दैट क्लियर। ऑडिबल रेंज, भाई ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेके बच्चों 20 किलो हर्ट्ज तक, ये रेंज होती है। दो टाइप का साउंड, नंबर 1 इंफ्रासोनिक साउंड और नंबर 2 अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और यह प्रोड्यूस होता है एलिफेंट के द्वारा, व्हेल के द्वारा, और अर्थक्वेक में भी इंफ्रासोनिक साउंड जो है आता है। और अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी जिसकी 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो,
कौन प्रोड्यूस करता है? चमगादड़, बैट्स, डॉल्फिन, डॉग। ये कैन हेयर भाई, ये सुन भी सकते हैं, और बैट जो है इसका यूज़ भी करती है अपना भोजन ढूंढने के लिए, अल्ट्रासोनिक साउंड का। और कहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है? सोनार में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आओ पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जो है वो ओबे करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, यानी इंसिडेंट साउंड इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड साउंड के बराबर होता है। जो एंगल जिसके ऊपर ये टकराएगा उसी पे यह वापस आएगा। इको की कंडीशन भाई, व्हाट इज इको? जब हम बोलते हैं तो वो बार बार साउंड उसका आए, वो इको कहलाता है, मतलब रिपीट होती है, वो टकराती है आवाज फिर से सुनाई देती है। तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए। 17.2 मीटर होना चाहिए, यह ध्यान रखना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 17.2 मीटर। और एयर में साउंड की स्पीड 343 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। और कितने समय में साउंड वापस आना चाहिए? 0.1 सेकंड में। यह है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। साउंड इफेक्ट परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, ये भी याद रखना भाई। आगे चलो, रिवर्बेरिएशन भाई, अनुरण। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन क्लोज्ड हॉल क्रिएटिंग परसिस्टेंस ऑफ साउंड रिड्यूस्ड बाय द साउंड एब्जॉर्बर भाई। ठीक है, इसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड ट्रेसिंग, ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सोनार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आल्सो याद रखना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी वेरियस सर्जरी के लिए, अंदर कोई डिजीज़ है या स्टोन वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए भी, मेडिकल केसेस में भी, मेडिकल साइंसेज में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत ज़्यादा यूज केस है, याद रखना। अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन क्या है? जैसे ECG देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, डिटेक्ट क्रैक इन मेटल ब्लॉक्स भाई, इन सभी चीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड का भी यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड के अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन इनके लिए जो है यूज़ होता है। ठीक है, चलो आगे भाई बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की भाई। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बाहर वाली भाई लाइन है हमारी, है ना, द आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर ईयर, इट इज़ नोन एज पिन्ना। और मिडल ईयर भाई, इसमें ईयर ड्रम होते हैं और 3 बोन्स हमारे पास होती हैं। ईयर ड्रम जो मिडल ईयर है उसमें ईयर ड्रम होता है और 3 बोन होती हैं। और एक इनर ईयर होता है जिसको कोल्किया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्किया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ईयर ऑसियल्स भाई, मिडिल ईयर बोन, अभी हमने पढ़ी ना कि मिडिल ईयर में 3 टाइप की बोन है ईयर ड्रम के साथ। कौन कौन है? मेलियस भाई, हैमर कहते हैं, इनकस भाई, एनविल कहते हैं, और स्टेपस भाई, स्टीरअप कहते हैं। और इसमें सबसे छोटी जो है वो स्टेपस है, ये भी याद रखना। जो सबसे छोटी बोन है वो स्टेपस बोन है, पता होना चाहिए। और फंक्शन ऑफ कोल्किया क्या है? यही वो हिस्सा है बच्चों कोल्किया जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल प्रेशर वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल सेंट टू ब्रेन। कोल्किया ही जो मतलब साउंड आ रहा है ना वाइब्रेशन के थ्रू, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजता है। तभी हमें पता लग रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस तो ब्रेन करेगा, CPU तो ब्रेन है आपकी बॉडी का। ठीक है, चलो आगे भाई। अब देखो, कुछ साउंड सॉन्ग्स भी होते हैं जिसको जो सूदिंग लगता है आपको सुनना, और कुछ साउंड नॉइज़ भी होता है, अनप्लेजेंट होता है, इरेगुलर साउंड होता है, जिसको नॉइज़ पोल्यूशन अकर। कब हो जाता है नॉइज़ पोल्यूशन? अगर साउंड 80 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो उसको नॉइज़ पोल्यूशन में कंसीडर किया जाता है, याद रखना। और म्यूजिकल साउंड क्या होता है भाई? ये प्लेजेंट साउंड होता है, प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशन भाई। ठीक है, आगे चलो। वाइब्रेटिंग एलिमेंट इन इंस्ट्रूमेंट, वाइब्रेटिंग एलिमेंट इन इंस्ट्रूमेंट, जैसे फ्लूट हो गया, इसमें एयर कॉलम है, सितार हो गया जिसमें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तबला ढोलक हो गया जिसमें स्ट्रेच्ड क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है, खींची हुई झिल्ली होती है भाई। अब बात करेंगे भाई, साउंड की बात हो रही है, साउंड के बारे में पढ़ लिया, ईयर के बारे में पढ़ लिया। अब जहाँ से साउंड निकलता है दैट इज़ ये हमारा वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है। ये देखो भाई, लार्नेक्स जिसे कहते हैं, ये है वॉइस बॉक्स हमारा, ये येलो कलर का। ये वाइब्रेट होके ही साउंड निकालता है। वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस थ्रू अ नैरो स्लिट, वॉइस बॉक्स भाई हमारा। कहाँ पे है? ये आपके सामने रहा,
ध्यान रखना। और यहाँ पे इसके बीच में ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वेव वेलोसिटी फार्मूला किसके बराबर होता है? तो ये जो वेलोसिटी होती है ये फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा के बराबर होते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई जगह लैम्डा भी लिखा जाता है। लैम्डा इज अ वेव लेंथ एंड एफ इज ए फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वे लैम्डा इज नोन एज अ वेव लेंथ। ये है फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो कई बार एग्जाम में फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है तो वो क्या हो गया? वेलोसिटी ओवर लैम्डा हो गया। वेव लेंथ पूछी जा सकती है तो वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया। मतलब इधर उधर ले जाके फिर नए फार्मूला यहाँ से ड्राइव किए जा सकते हैं भाई। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज साउंड भाई। अब आगे लेकर चलूँगा मोशन एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और टाइम से याद आया, आपके लिए समय बहुत कम है, बहुत जल्दी आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है। तो पूरी इन क्लासेस को देखिएगा। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल के माध्यम से पूरे सीटेट की तैयारी आपकी करवाई जा रही है, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें भाई। इससे पहले इसी तरीके के वन शॉट केमिस्ट्री का लिया जा चुका है, बायोलॉजी का लिया जा चुका है, और ये फिजिक्स का भी हो गया। अगर आप चाहते हैं मैथ्स या साइकोलॉजी का इस तरीके का वन शॉट भाई, तो कमेंट कर दीजिएगा मैथ्स और साइकोलॉजी जो आपको चाहिए भाई। चलें आगे, रेस्ट एंड मोशन भाई। सबसे पहले देखो, विराम और गति बच्चों ये रिलेटिव टर्म्स हैं। हो सकता है कि मेरे लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो लेकिन आपके लिए मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ट्रेन के अंदर हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो हम ट्रेन में चले हुए हैं और आप ट्रेन के बाहर हमें देख रहे हैं कि ये हमारे नितेश सर जा रहे हैं, ठीक है, अपने किसी दोस्त के साथ। तो दोस्त मेरे लिए रेस्ट में है, जबकि वही सेम पर्सन आपके लिए मोशन में है। तो ये होती है रिलेटिव टर्म्स। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ अ पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट भाई। डिपेंड करता है किस रेफरेंस के साथ हम उसे देख रहे हैं। टाइप ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन होती है स्ट्रेट पाथ में, सर्कुलर मोशन होती है, और एक पीरियोडिक मोशन होती है जो रिपीट करती है कि इक्वल इंटरवल के बाद। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट पाथ में जो मोशन होती है। सर्कुलर मोशन भाई कर्व्ड अराउंड ए पॉइंट। बताने की जरूरत नहीं है कि किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमना, ये क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन। और व्हाट इज पीरियोडिक मोशन बच्चों? वो मोशन जो रिपीट करती है खुद को आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का घूमना, मान लो ये सन है और ये अर्थ है भाई, हम बराबर समय के वजह से कभी 365 दिन और कभी 366 दिन एक बराबर समय में हम घूमते रहते हैं। वैसे अदर प्लैनेट भी, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वहीं पे वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर भी होते हैं, यानी डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, बड़े डिटेल से मैंने एक पूरा चैप्टर, पूरी क्लास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ली है। जरूर देखना उस क्लास को भाई, तभी मैं बार बार कह रहा हूं प्लेलिस्ट को विजिट करो बच्चों। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे, हमें इस एक पॉइंट से, मान लो इस रास्ते से हम गए, तो जितना रास्ता हमने कवर किया वो डिस्टेंस कहलाता है। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट, और दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। वो छोटे से छोटा डिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच में, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बस सिंपल सा फंडा याद रखना है। जैसे अगर मैं किसी सर्कल में घूमता हूँ, मान लो इस पॉइंट ए से, यहाँ से चला यहाँ पे पहुँचा, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? मैंने डिस्टेंस कवर किया 2πr, दैट इज नोन एज द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। लेकिन मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? भाई मैं तो पॉइंट ए के ऊपर आ गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगी। अगर मैं घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आ गया, अब मैं घर पे हूँ, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाएगी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, जबकि मेरा डिस्टेंस टोटल काउंट किया जाएगा कि इतना मैं चला। व्हाट इज स्पीड? स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। दोनों में फर्क है डायरेक्शन का, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, एंड वेलोसिटी जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी भी यूनिट से ऐसा सिस्टम में मीटर पर सेकंड होती है। यूनिट सेम है, डायरेक्शन का फर्क है, दैट्स इट। आगे चलो भाई,
कई बार एग्ज़ाम में यूनिट कन्वर्जन करना भी आ जाते हैं। तो देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। बस ये चीज़ें क्लियर हैं तो काम हो जाएगा। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड पे। ठीक है। अगर डायरेक्ट याद करना है तो ऐसे भी देख लो भाई, जब आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 18/5 से करना है। दैट्स इट। ये आप 2 चीजें डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं तो काम आपका आसान हो जाएगा एग्जाम में। अदरवाइज इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई आसान सा क्वेश्चन एक हम करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 60 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, आप सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, काम हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं रखना है तो को 60 किलोमीटर के मीटर बनाओ, 60 × 1000 बटे घंटे नीचे हैं तो इसमें सेकंड कितने होंगे, 3600 सेकंड होंगे। कितने होंगे, 3600 सेकंड होंगे। 0 से 2 0, 2 से काटूंगा 5, 2 10, 18, 2 36। देखो 60 गुना 5/18। और वही मैंने ऊपर भी कहा था कि डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, कि डायरेक्ट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो भाई, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट शर्त यह है कि सीधी रेखा में ही चलना है उसको, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम गोल कवर कर ले तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होती, तभी ये कंडीशन लगी है स्ट्रेट लाइन में, ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ये एक्सेलरेटेड मोशन होती है, याद रखना। और व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका उल्टा भी, जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, मतलब कैसे भी चल सकती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल बटे टोटल। व्हाट इज एवरेज स्पीड क्या होती है, कि जितना आपने डिस्टेंस टोटल कवर किया बटे टोटल टाइम कितना आपने लिया, दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड भाई, ये एवरेज स्पीड होती है। और व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, v माइनस यू बटी, व्हाट इज v, दिस इज हमारी फाइनल वेलोसिटी। और व्हाट इज u, दिस इज हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है फाइनल वेलोसिटी से, मतलब हमने ब्रेक लगा दी मान लो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इसे ही क्या कहते थे, रिटार्डेशन, इसे ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे ये था एक्सेलरेशन v माइनस यू ओवर टी, मान लो 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था, माफ़ी चाहूँगा, शुरू में 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था, बट ए टाइम मान लो इट विल बी 20 सेकंड या वट एवर इट इज़। अब क्या कर रहे हैं हम कि अब उसने ब्रेक लगाई और ये आ गया 20 के ऊपर। ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो कितना आया, -20/20, यानी कि नेगेटिव आया। और नेगेटिव होने का मतलब है कि हमने ब्रेक लगाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, जिसको कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। भाई ये वाले हिस्से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 2 ग्राफ होते हैं, ये देखो, ये है डिस्टेंस हमारा और ये है हमारा टाइम, और ये है डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है बच्चों, ये है स्लोप। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो बताती है वेलोसिटी, यानी कि वो क्या बताती है, स्पीड के बारे में। ये इंडिकेट द यूनिफॉर्म स्पीड। भाई अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये देखो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यहाँ पे ये क्या बता रही है कि देखो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ऊपर है। तो स्पीड क्या है, 0 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। भाई फिर से पढ़ लो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वह रिप्रेजेंट करती है स्पीड। अगर हमारी स्लोप पैरेलल है, देखो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ऊपर, तो ये बोलती है कि देखो डिस्टेंस बराबर है जबकि टाइम बढ़ रहा है आगे,
तो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। दूसरा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या है दूसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यही है भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन कब होती है, जब इट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है भाई, ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बनता है, कर्व बनता है, याद रखना। और यही मैंने शुरू में भी आपको बोला कि स्लोप क्या होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी और स्पीड। आगे मैं लेकर चलूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, सुनना। अगर स्लोप पूछें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताती है एक्सेलरेशन, याद रखना। और अगर इस तरीके से पूछें कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पूछें आपसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया क्या होता है, तो ये याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट होती है। डायरेक्ट याद करनी है चीज़ें भाई, ये पूछी जाती हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए, पढ़ लो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम, एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। और टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बच्चों ये होता है टी 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी, टी 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी। तो जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ बॉब के ऊपर, पेंडुलम के नीचे बॉब लगा होता है ना, तो मास ऑफ बॉब के ऊपर डज नॉट डिपेंड, ये याद रखना, डिपेंड नहीं करता है। तो टाइम पीरियड है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपने याद रखना है। मास इंडिपेंडेंस ऑफ पेंडुलम जो अभी मैंने आपको बताया। ओडोमीटर भाई, ये एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, और स्पीडोमीटर बताती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, भाई किस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड कितनी है, और इसकी जो यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर होती है। जब आप गाड़ी बाइक चलाते हो, आप बोलते हो कि मैं अभी 80 की स्पीड पे चला हूँ, 80 की स्पीड पे चला हूँ, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन 80 किलोमीटर पर आवर भाई। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इट इज सेकंड होती है। और स्टैंडर्ड रेफरेंस यूजिंग एटॉमिक क्लॉक क्या है, सीजियम स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। इसके बाद मोशन की 3-4 इक्वेशन आपको पढ़नी है, दैट इज सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये क्या है, ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस टी। और ये क्या है, ये है पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन भाई, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और ये है एक पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ये भी आपने याद रखना है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है भाई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इन ए सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी चेंजेज कॉन्स्टेंटली ड्यू टू द डायरेक्शन चेंजेज, और इसी को क्या कहते थे, एक्सेलरेटेड मोशन कहते थे, मैंने शुरू में आपको बताया भाई। अब इसके बाद बात करें, गोल घूमते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, वो फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है और इस गाड़ी को इस गोल रास्ते के ऊपर ही चला के रखेगी, यानी इसी ट्रैक के ऊपर इसको रखेगी, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहीं पे एक और फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगती है, एक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स को स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह झूठी फोर्स होती है, एक्चुअल में होती नहीं है लेकिन कंसीडर की जाती है। सन डायल एंड वाटर क्लॉक, एशियन टाइम मेजरिंग द डिवाइस बेस्ड ऑन शैडो मूवमेंट एंड वाटर फ्लो भाई। चलें आगे, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व। बात करेंगे मैग्नेट की। मैग्नेट दैट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, लाइक निकल एंड कोबाल्ट। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, आयरन होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, स्टील होगा। ये कभी भी प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये कभी भी वुड, कागज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट करता है। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे वुड, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट, जिसका केमिकल फार्मूला Fe3O4 है, और इसको लोड स्टोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लोड स्टोन भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैग्नेट होते हैं जिसमें 2 पोल होते हैं, जिसमें हमारे पास 2 पोल होते हैं।
एक नॉर्थ पोल हो गया, एक यहाँ पे साउथ पोल हो गया। और ये जो मैग्नेटिक यहाँ पे लाइंस आपको दिख रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ जाती हैं। याद रखिएगा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये हमेशा डायरेक्शन बताती हैं। अगर एक इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखो इंटरसेक्ट कर जाएं तो इस पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर इसकी दो डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं होता, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। और ये कॉन्टिन्यूस लूप है। कैसे हैं ये कॉन्टिन्यूस लूप है भाई, लगातार चले हुए हैं, लगातार चले हुए हैं, याद रखना। और जितनी ज़्यादा क्लोजनेस इनकी होगी, इन लूप्स की जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, याद रखना। आल्सो एक बात और याद रखना, ये जो पोल होते हैं बच्चों, नॉर्थ और साउथ पोल, ये स्लाइटली इनवार्ड होते हैं, एज के ऊपर नहीं होते, इससे हल्के से अंदर की तरफ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो भाई आगे, मैग्नेटिक पोल। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कभी भी अगर इस मैग्नेट को आप बीच से तोड़ोगे, अगर ये मान लो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये जब टूटेगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पोल बना देगा। यानी कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेट हमेशा दोनों पोल में रहता है। तो पोल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम, मैग्नेटिक अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट द सेंटर। यहाँ पे मैक्सिमम होती है और यहाँ पर मिनिमम होती है, याद रखिएगा। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। आगे चलो, लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल भाई अपोजिट अट्रैक्ट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट होगा। रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट, है ना। अगर चेक करना हो पोल कौन से सेम पोल है, तो रिपल्सन अगर होगी तो वो श्योरिटी है टेस्ट की भाई वहाँ पे, ठीक है। जैसे रिपल्सन इज द ओनली श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन कैन अकर विद अनमैग्नेटाइज्ड आयरन भाई। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाई इटसेल्फ रफली अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये भी याद रखना। अगर आप एक बार मैग्नेट को ऐसे हवा में लटकाओगे, मान लो किसी धागे की हेल्प से, तो वो नॉर्थ साउथ में अपने आप को अलाइन करेगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर में भी मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास ये है भाई, नॉर्थ और साउथ की तरफ ही इसकी लाइन मुड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने पढ़ा भाई, अगर ये मैग्नेट है तो जहाँ से मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो जहाँ पे ये लाइन जा रही है, मतलब जहाँ पे इसका अट्रैक्ट करने का रीज़न है, ये सारी क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, आपको याद रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही है भाई, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे तो देखो भाई मैंने ड्रॉ की तो इंटरसेक्ट हो गई, लेकिन जो शुरू में मैंने आपको बताया ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड मैग्नेट, फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम, पढ़ा ना हमने कि नॉर्थ पोल से हमेशा कहाँ को जाएगी? साउथ को ही जाएगी, ध्यान रखना। डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट, फील्ड लाइन ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड ए मैग्नेट इन क्लोज्ड लूप, ये ध्यान रखना। फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। क्लोजनेस, ये भी मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन इंडिकेट द फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा टाइट डेंस होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ बिहेव एज ए जाइंट मैग्नेट, जियोग्राफिक नॉर्थ इज नियर द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। आगे चलो, एंगल ऑफ डिप यानी इनक्लेशन क्या है? एंगल मेड बाय द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजेंटल यानी कि इक्वेटर और 90 डिग्री पोल के ऊपर, ये एंगल ऑफ डिप कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंगल ऑफ डिप, जिसको इनक्लेशन कहते हैं। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट प्लेस, ये है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। टेम्परेरी मैग्नेट मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसमें सोलेनॉइड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन की रॉड डाली जाती है, ये टेम्परेरी मैग्नेट कहलाता है, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। और परमा मैग्नेट जो मेड ऑफ स्टील से बनता है, उसके अलवाय से एल्निको और निपरमैग, ये रिटेन करते हैं मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, और इन्हें परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं भाई,
ठीक है। एल्निको एलॉय पूछा जा सकता है। अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट यूज टू क्रिएट द पावरफुल परमानेंट मैग्नेट। और व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन? मैग्नेट लूज करेगा मैग्नेटिज्म को, उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। लेकिन कब? व्हेन हैमर्ड, ठीक है। या कभी मान लो हथौड़ा मारा, तोड़ दिया उसको, हीट स्ट्रांगली, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हीट बढ़ाई, तो वो कई बार डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, किसी हाइट से जब उसको गिराएंगे, और इम्प्रॉपरली स्टोर्ड, या कभी उसको अच्छे से स्टोर ना करें भाई, तो उस केस में डीमैग्नेटाइजेशन हो सकती है। आगे चलो बात करेंगे क्यूरी टेम्परेचर। टेम्परेचर above which a ferromagnetic material lose ferromagnetism and become a paramagnetic substance, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज करता है फेरोमैग्नेटिज्म और बन सकता है क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? प्रोसेस बाय विच एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नियर अ मैग्नेटिक, चुंबकीय प्रेरण भाई। प्रोसेस बाय विच एन अनमैग्नेटाइज्ड मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नियर ए मैग्नेट। आपने कभी देखा होगा लोहे के पास आप चुंबक ले जाओ, बहुत सारी देर उसी के पास रखो, कुछ छोटी सी कील्स है, अब वो कील्स आपस में भी चिपक जाएंगी अगर आप मैग्नेट को हटा भी देंगे। तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट एडवांटेज भाई, स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड बाय एडजस्टिंग करंट, बाय एडजस्टिंग द लूप, एंड पोलैरिटी कैन बी रिवर्स बाय रिवर्स द करंट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है? एडवांटेज है भाई। सोलेनॉइड क्या होता है? वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर एक्टिंग लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ये है सोलेनॉइड, आप देख सकते हैं भाई, ये है सोलेनॉइड। यहाँ पे भी मैग्नेट बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ, मतलब काम वो ऐसा ही करेगा सारा। और इसके बीच में ये जो होगा ये सॉफ्ट आयरन की रॉड होती है, ये भी याद रखना। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मैग्नेट भाई? इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरेटर में, स्पीकर में, माइक्स में, एमआरआई मशीन में, ठीक है, ट्रेन्स में, हार्ड ड्राइव्स में, डोर कैचेस में, बहुत जगह मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, तो ये था आपका भाई नेक्स्ट चैप्टर। तो यही जो चैप्टर हैं जो पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भाई केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वन शॉट लिया जा चुका है और ये फिजिक्स का वन शॉट भी कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं मैथ्स और साइकोलॉजी का वन शॉट आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैथ एंड साइकोलॉजी। ठीक है, और कैसी यह क्लास आपको लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए भाई कमेंट कीजिएगा ज़रूर पीडीएफ, तो बहुत जल्दी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लिंक जिसके डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।